हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मींस व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। ओके, देन हम उसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे मेजर फील्ड की माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी फील्ड्स आती है ना। लास्ट में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज के समय में हमारे लिए। ओके, तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, माइक्रोबायोलॉजी दो वर्ड्स मिलके बना है, एक माइक्रो और दूसरा क्या होता है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, अब माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, और उनका साइज कितना होना चाहिए, लेस देन 1 mm के से छोटा ही उनका क्या होता है, साइज होता है। पर अब मुझे बताइए कि क्या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या वो हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं? नो, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेल्युलर। तो क्या जो मल्टी सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फिर हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं। उनकी क्या खास बात होती है कि उनके पास कोई डिफरेंशिएटेड टिश्यू नहीं होता है। देखिए, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जानते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, वो मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं। ठीक है, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। ऑब्वियसली जो यूनिसेल्यूलर होंगे उसमें क्या है, एक ही सेल होती है जिसमें उनके सारे फंक्शंस होते हैं। पर मल्टी सेल्यूलर होने के बावजूद भी उनके पास ऐसे डिफरेंशिएटेड टिश्यू नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो लिनियस थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिन्होंने उसमें रखा था मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है उसको किस में रखा था, उन्होंने मोनेरा में रखा था। ठीक है, अब ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, जैसे जैसे है ना, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्टडी हुई, उसका डेवलपमेंट हुआ, ऐसे बहुत ही जितने टाइप के डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप आए। उसके बाद हमने क्या करा, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद हमने इसकी न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसिंग करी। जब हमने न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसिंग करी, मींस कार्ल लुईस ने, उन्होंने क्या करा था, न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंसिंग करी और उनके बीच में जब कंपैरिजन करा, तब उन्होंने देखा कि जो भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, फिर उन्होंने उसको 3 डोमेन में डिवाइड करा। वो कौन से थे, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकेरिया। ठीक है, तो कार्ल लुईस ने उन्होंने उसे 3 डोमेन में डिवाइड करा, बैक्टी, आर्की एंड यूकेरिया। हम इसमें बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में एंड आर्किया के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो इसमें क्या आता है, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, यीस्ट, मोल्ड, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो अगर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम जानते हैं बैक्टीरिया कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स, एक्टिनोमाइसिटीज प्रोकैरियोट्स है। फंजाई की बात करें तो फंजाई में यीस्ट और मोल्ड्स दोनों ही कैसी होती है, यूकैरियोट्स होती है। एल्गी में भाई प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी। प्रोकैरियोट्स क्यों, जो साइनोबैक्टीरिया है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, वो कैसी होती है, प्रोकैरियोट्स होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स होते हैं, वायरस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज यूनिसेल्युलर तो होते हैं, पर कैसे होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फंजाई की, तो जो यीस्ट होती है वो यूनिसेल्युलर होती है, मोल्ड्स कैसे होते हैं, मल्टीसेल्युलर। एल्गी की बात करें तो वो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर होते हैं, प्रोटोजोआ सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं। उसी टाइप से यहाँ पे साइज का कंपैरिजन दिया कि बैक्टीरिया का 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसका एक्टिनोमाइसिटीज का 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर्स है, मोल्ड्स का 8.0 माइक्रोमीटर्स है। अब ये इनका
सॉइल में कितने नंबर्स में प्रेजेंट है। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 9 तक प्रेजेंट है। वहीं पे प्रोटोजोआ की बात करें तो 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 5 के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये वेरी करते हैं। ओके, उसके बाद अगर वेट बायोमास देखिए कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर सॉइल, मतलब अगर आप बात करें तो 1 हेक्टेयर सॉइल में कितने इनका बायोमास होता है, तो कितना होता है बैक्टीरिया का 300 से 3000। एक्टिनोमाइसीटीज का भी सेम है 300 से 3000। ठीक है, मोल्ड्स की बात करें तो ये 500 से 5000 तक होते हैं। अब बात होती है इसकी एग्जांपल्स की, इसमें क्या क्या होता है। तो ई कोलाई हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। ज़्यूडोमोनास, बैसिलस। एक्टिनोमाइसीटीज की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिस, नोकार्डिया। यीस्ट की बात करें तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, कैंडिडा स्पीशीज। मोल्ड्स में आता है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, राइजोपस, है ना। एल्गी की बात करें तो यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, एनेबेना, क्लोरेला। प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियन। अब यार आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम आप बोल रहे हैं कि एल्गी में भी यूग्लिना आ रहा है, प्रोटोजोआ में भी क्या आ रहा है, यूग्लिना आ रहा है। तो आप जानते हैं ना कनेक्टिंग लिंक के बारे में, तो यूग्लिना एक ऐसी कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ओके, उसके बाद वायरसेस की बात करें तो वायरसेस के एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियोफाजिस, T2, T4 एंड लैम्डाफाजिस। बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा उसका क्लासिफिकेशन कि किस तरीके से हमने प्रोकैरियोट्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है और जो उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किस तरीके से हमने उसको क्लासिफाई किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं मेजर फील्ड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। देखिए बात ये आती है कि माइक्रोबायोलॉजी आज हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना। तो देखिए सबसे पहली बात आती है हमारी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अगर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या देखें तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम देखते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, ये क्या करते हैं, ये डिसीज़ को कॉज करते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं HIV, हेपेटाइटिस, ये क्या है, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही कॉज आने वाली डिसीज़ है। इस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सी डिसीज़ को कॉज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इससे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ना हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ये है कि अगर भाई ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर इस डिसीज को कॉज कर रहा है तो हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। सेकेंड हम बात करते हैं एरो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। व्हाट इज एरो माइक्रोबायोलॉजी। एरो का मतलब क्या होता है, एरो का मतलब होता है एयर। ठीक है, तो क्या माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, हाँ माइक्रोब्स एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे वायरसेस भी, बैक्टीरिया भी, है ना, फंगल के स्पोर्स भी देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा आपने देखा है कि पोलन भी प्रेजेंट रहते हैं, पोलन ग्रेन्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे लोअर प्लांट्स के स्पोर्स भी क्या रहते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। पर कौन सी एयर में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये कैसे पता पड़ेगा, उसकी लोकेलिटी पे कि आप कौन सी लोकेशन पे जहाँ आपके देख रहे हो। अगर आपकी लोकेशन बहुत पॉल्यूटेंट है तो वहाँ पे आपको उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ओके, तो जब हम एयर की स्टडी करते तो उसे हम बोलते हैं एरो माइक्रोबायोलॉजी। अब नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी। क्यों इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स के बहुत सारे रोल्स होते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, है ना। अब सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है भाई, देखिए हम जानते हैं कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किसी दूसरे जो हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, प्रीडेटर्स का काम करते हैं, एज अ पैरासाइट का काम करते हैं। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर को भी क्या करते हैं, हमसे केमिकल फर्टिलाइजर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, है ना। ठीक है, ये हमने बात करी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जियो केमिकल
माइक्रोबायोलॉजी। अब व्हाट इज जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी? देखिए जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ मिनरल्स फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स, फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। अब भाई इसका क्या एग्जाम्पल है, क्या आपने बोला, देखिए तो आपको कभी भी जो लो ग्रेड ओर्स है ना, इसमें से हमको क्या चाहिए, यूरेनियम चाहिए एंड हमको क्या चाहिए, इसमें कॉपर चाहिए। तो कौन सा इसमें आपका बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो थायोबैसिलस फेरो ऑक्सीडेंस इसमें आपकी हेल्प करता है, उसको क्या करता है, बायोलीचिंग, जिसको हम बायोलीचिंग की भी प्रोसेस कहते हैं। तो ये हुआ हमारा जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम बायोलीचिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फूड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम जानते हैं, हम सब फूड खाते हैं तो हम जानते हैं कि फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तभी तो क्या है फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो पाती है, ठीक है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्वेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल करते हैं, है ना, फूड को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, या उसका क्या करेंगे, उसका अरोमा चेंज कर देंगे, टेक्सचर चेंज कर देंगे, ठीक है, और वो अनफिट बना देंगे कि आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड बोर्न इन्फेक्शन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड इंटॉक्सिकेशन करते हैं, है ना। फूड इंटॉक्सिकेशन का क्या मतलब होता है, फूड इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं फूड में, और फिर वो फूड आप क्या कर लेते हो, खा लेते हो। तो ये क्या होता है, उसे कहते हैं हम फूड इंटॉक्सिकेशन, ओके। तो ये अभी हमने किसकी बात करी, ये अभी हमने बात करी फूड माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम बात करने वाले हैं एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी। एक्वेटिक से आप क्या समझते हैं, एक्वेटिक का सीधी सी बात है फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है। जो भी मेथड्स होती है वाटर प्यूरिफिकेशन की, है ना, एंड माइक्रोबियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं कि इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं हम उसकी स्टडी करते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन सी ब्रांच है, अब आगे हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है, तो बहुत सारे रोल है। अब जैसे आपको कोई भी ऑर्गेनिक एसिड्स बनाना है, जो भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, तो ये सब काय में आता है, ये आता है हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बाद आता है हमारा मरीन माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय मरीन माइक्रोबायोलॉजी? जब हम मरीन इकोसिस्टम में प्रेजेंट होने वाले माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मरीन माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आता है माइक्रोबियल इकोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोबियल इकोलॉजी? मतलब हमारे इन्वायरमेंट में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, ठीक है। हम इसमें देखते हैं इंटरैक्शन, देखते हैं कि भाई जो माइक्रोबियल इंटरैक्शन किस तरीके से हो रहा है सॉइल वाटर एयर के साथ, ठीक है। माइक्रोबियल कम्युनिटी का क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या एक्टिविटी है, ठीक है, वो किस तरीके से उनका पॉल्यूटेंट पे इम्पैक्ट है, वो उसको बढ़ा रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। बायोरेमिडिएशन की बात करते हैं हम इसमें, तो ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सो माइक्रोबायोलॉजी? एक्सो का मतलब होता है आउटर स्पेस, है ना। तो आउटर स्पेस में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उसे हम कहेंगे एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन इसकी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए हम जानते हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले क्या आए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आए थे ना। फिर धीरे धीरे लाइफ आई थी, तब चीज़ें हमें समझ में आई थी कि हाँ इस तरीके से चीज़ें हुई थी। तो वैसे ही एक्सो माइक्रोबायोलॉजी में हम आउटर स्पेस में देखते हैं कि यहाँ पे किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, मतलब वहाँ पे किस टाइप की लाइफ प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी।
माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? देखिए, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का सिंपली मीनिंग होता है जब हम माइक्रोब्स की जीन्स को यूज़ करते हैं और फिर उसे हम कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्लांट्स में ट्रांसफर्स कर देते हैं, एनिमल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे हम सिंपली कहते हैं माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ये सारी फील्ड हमने किसकी देखी? माइक्रोबायोलॉजी की। तो अब आपको समझ में आया होगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर फील्ड में ना इसका अपना एक रोल है, ठीक है। आप सपोज अगर फूड में अगर आप बोले कि माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि फूड का फर्मेंटेशन कैसे होगा? आप इतनी सारी जो चीज़ें खाते हैं, इडली, डोसा, जलेबी, ये कैसे खाएंगे? क्यों? माइक्रोब्स नहीं है, फर्मेंटेशन नहीं है तो खाना नहीं है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सॉइल नहीं है तो क्रॉप नहीं है, और क्रॉप नहीं है तो फूड नहीं है ना। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इन शॉर्ट में देख लेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट होते हैं। इन बहुत ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, कभी कुछ यूनिसेल्युलर हुए, कभी कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी देते हैं, कुछ स्पोर फॉर्मर होते हैं या कुछ नॉन स्पोर फॉर्मर होते हैं, है ना। कोई बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मिलेंगे, कुछ बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर मिलेंगे, तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है। अगर हम नंबर और मास के बेसिस पे देखें तो माइक्रोब्स के पास 50% बायोलॉजिकल कार्बन होती है और 90% बायोलॉजिकल नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जो अभी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजेशन, ठीक है। अब जो 75% ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज रिप्लेनिश्ड बाय साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी, ओके। इट ऑल्सो हैज़ कमर्शियल रोल ऑन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज, अभी मैंने बताया। इट वर्क्स विथ बायोरेमिडिएशन के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? ज़्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना। ये एज अ रिसर्च टूल होते हैं जिसपे हम जेनेटिक लेवल की स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद ये डिसीज़ भी कॉज करते हैं, तो अगर वो अच्छे हैं तो वो बुरे भी है। क्यों? क्योंकि ये डिसीज़ कर पाते हैं। डिसीज़ कॉज करने से हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। अगर हम प्लांट में देखें तो फूड क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारा, बहुत बार, है ना। ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं, मटीरियल्स को डिटीरियोरेट करते हैं, जैसे आयरन पाइप्स, ग्लास लेंसेज एंड वुड पाइलिंग्स, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने देखा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, क्या डेफिनेशन होती है शॉर्ट में, सभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, क्लासिफिकेशन देखा एंड देयर फील्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। सो आई होप आप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।